नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय देख रहे हैं खबर तक। बिहार की राजनीति में इस समय चर्चा का केंद्र बिंदु तो बिहार में बीजेपी के खेमे से मुख्यमंत्री का चुनाव होना है। इसे बिहार में सत्ता संभालनी है नीतीश कुमार के जाने के बाद। लेकिन इस मुद्दे पर जो इतना गंभीर मुद्दा है उस पर ना तो बीजेपी कोई मुंह खोल रही है और ना ही जेडीयू सीधे सीधे कुछ कर रही है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को तौलने में लगे हुए हैं, एक दूसरे पर दबाव बनाने में लगे हुए हैं और इस क्रम में बीजेपी भी अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही है और जेडीयू भी। इस दौरान एक राजनीति में नया शब्दावली का प्रचलन हो गया और वह खरमास है, यानी इसे खराब महीना माना जा रहा है और अपने लिए अच्छा नहीं माना जा रहा है। लेकिन वास्तव में तो जेडीयू और बीजेपी ये दोनों ही एक दूसरे के लिए खर साबित हो रहे हैं और एक दूसरे को परास्त करते हुए अपनी बढ़त बिहार के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को लेकर लगाने में जुटे हुए। नीतीश कुमार ने भी जब राज्यसभा के लिए वे चुने गए तो तत्काल उन्होंने अपना बिहार विधान परिषद के सदस्यता से भी इस्तीफा नहीं दिया था और जब इसका अंतिम दिन आ गया तभी उन्होंने इस्तीफा दिया और राज्यसभा की सदस्यता उन्होंने तब ग्रहण की जबकि चंद्रमास पर आधारित खरमास समाप्त हो गया और बीजेपी अभी सौर मास पर आधारित इस खरमास के समाप्त होने का इंतजार कर रही है और 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री की घोषणा और उसके शपथ लेने की बात कर रही है। इस क्रम में एक दूसरे को दबाने के उद्देश्य से, अपनी बढ़त बनाने के उद्देश्य से, अपनी आगामी राजनीति में पकड़ बनाने के उद्देश्य से पोस्टर वार तक भी इन दोनों के बीच शुरू हो गया। सीधे तौर पर एक दूसरे से कुछ कहते नहीं, लेकिन पोस्टर के द्वारा अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। उस दिन पूर्व सम्राट चौधरी की पोस्टर बिहार में बीजेपी कार्यालय के पास लगा हुआ था मुख्यमंत्री के तौर पर। हालांकि बाद में बीजेपी ने इसे अपना ऑफिशियल पोस्टर होने से इनकार कर दिया तो उसके जवाब में जेडीयू का भी पोस्टर आ गया और इसमें निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में दिखाया गया और बीजेपी के विरुद्ध कई बातें भी इस पोस्टर में लिखी हुई थी, जैसे अब बुलडोजर और दंगा फसाद वाला राज्य नहीं यहाँ बनेगा बिहार में और नीतीश कुमार के जो अधूरे सपने रह गए हैं उसे पूरा उनके बेटे निशांत कुमार ही करेंगे। इस तरह की बातें सामने आई, लेकिन लगता है कि अब ये दोनों आपस में इस लड़ाई को लेकर थक गए हैं और इन लोगों के बीच एक समझौता हो गया है। एक नया फार्मूला का इन लोगों ने ईजाद कर लिया है और इस फार्मूले के तहत अब ना तो बीजेपी के वर्चस्व वाला कोई मुख्यमंत्री बिहार में अगला मुख्यमंत्री बनेगा, भले ही वह बीजेपी खेमा से हो, और न ही जेडीयू के प्रभाव वाला कोई व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा तो ऐसा व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा जो बीजेपी और जेडीयू दोनों खेमा से। सबसे बड़ी बात यह है कि अब दोनों को इस बात का डर लगने लगा है कि एक दूसरे के बिना शायद दोनों का खेल बिहार की राजनीति में खत्म ना हो जाए। इसके तहत बीजेपी जो अपने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा में अक्सर चौंकाने वाला फैसला करती है वह चुप्पी साधे हुए है। उसे यह डर सता रहा है कि अगर नीतीश कुमार की सहमति नहीं हुई तो जो एक मौका हाथ में आया है अपने
बीजेपी के मुख्यमंत्री बनाने का वह भी हाथ से न चला जाए और नीतीश कुमार फिर विक्टिम कार्ड खेलकर उसके वोट बैंक को भी प्रभावित नहीं करते। नीतीश कुमार राजनीतिक खेल के एक बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं और ऐसे ऐसे खेल खेलते हैं कि खेला शुरू होने से पहले जब तक कि वे अपनी स्थिति को मजबूत नहीं कर लेते हैं तब तक इस बात की भनक भी किसी को नहीं मिलती है। और कई बार वे ऐसा खेल बीजेपी के साथ भी खेल चुके हैं, इसलिए बीजेपी का डर लगना लाजमी है। और जेडीयू को तो जब नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुने गए तो उन्हें इस्तीफा देना ही है। अब उन्हें इस बात का डर है कि कैसे वे अपने पार्टी के नेताओं को एकजुट कर सकें और कैसे अपने बेटे निशांत कुमार को कोई बड़ा पद दिला दें, क्योंकि दोनों के बीच टकरार होने की स्थिति में यह हाथ से निकल सकता है। और इस खेल को और मज़ेदार बना रहा है आरजेडी। तेजस्वी यादव ने भी अभी हाल में फिर से एक बार नीतीश कुमार को अपने खेमे में आकर मुख्यमंत्री बने रहने की बात कही है। कुल मिलाकर खेल दिलचस्प होता है और इसी फॉर्मूले के तहत जाता हुआ नजर आता है कि अब वही मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का, जो भले ही बीजेपी में हो लेकिन जेडीयू में भी वह रहा हो। इस दृष्टिकोण से बात करें कि यह फार्मूला कैसे सामने आ रहा है, क्यों इस बात की चर्चा हो रही है, तो पूर्व में जितने नाम बीजेपी के तरफ से चले आ रहे थे उसमें से ज़्यादातर के नाम अब चर्चा में नहीं है। सिर्फ एक नाम सम्राट चौधरी का बचा हुआ है, जिनके सबसे आगे इस रेस में रहने की बात कही जा रही है। हालांकि बीजेपी का जब फैसला आएगा तो कोई आश्चर्य नहीं कि बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर अभी भले ही सम्राट चौधरी आगे आगे चल रहे हैं लेकिन उनके पांव वहीं ठहर सकते हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी जिस कोयरी समुदाय से आते हैं उसका बिहार में जनसंख्या का प्रतिशतता 3% के आसपास है और इसमें बीजेपी के पास घटक दल के रूप में उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग हैं जिनकी इसी जाति पर अच्छी पकड़ है, सम्राट चौधरी से कहीं ज़्यादा पकड़ है। तो इस लिहाज से यह लगता है कि शायद सम्राट चौधरी के पैर अभी जहाँ तक बढ़े हैं वहीं थम जाएं और एक नया चेहरा सामने आ जाए। यह चेहरा कौन हो सकता है? कई तरह की बातें आई। अनुसूचित जाति का हो सकता है, उनके वोट बैंक को देखते हुए सवर्णों का भी हो सकता है, क्योंकि अभी हाल में जिस प्रकार से यूजीसी बिल को लेकर सवर्ण बीजेपी से नाराज चल रहे हैं तो उन्हें पटाने के दिशा में किया जा सकता है। और सवर्णों की जनसंख्या भी बिहार में 15%। अब यहाँ बीजेपी एक बड़ा खेल खेल सकती है जिसका इशारा कुछ कुछ आज प्रधानमंत्री के भी भाषण से हो रहा है। यह चेहरा श्रेयसी सिंह का हो सकता है। श्रेयसी सिंह अपने आप में भले ही अभी तक सिर्फ बीजेपी की ही रही हो, उन्हीं के खेमे से अभी वे बिहार में मंत्रिमंडल में भी शामिल हैं, खेल और आईटी विभाग के मंत्री हैं, लेकिन वे युवा हैं और वे सवर्ण जाति से आते हैं। खुद के बल पर भले ही जेडीयू से उनका संबंध नहीं हो, लेकिन अगर उनके पिता की बात करें तो उनके पिता दिग्विजय सिंह जब जनता दल से अलग समता पार्टी का गठन हुआ था तब ये नीतीश कुमार के साथ थे, और बाद में जब जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ था तब भी ये उसके संस्थापक सदस्य में थे। इस लिहाज से श्रेयसी सिंह जेडीयू के भी करीब आती है और दोनों की पसंद हो सकती है। बीजेपी श्रेयसी सिंह के महिला होने का भी लाभ उठा सकती है, खासकर जिस प्रकार से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो
महिला बिल संशोधन का मामला लेकर आ रहे हैं इस उद्देश्य से कि महिलाओं की आबादी बिहार के साथ साथ पूरे देश में लगभग आधी है, तो इसका बड़ा फायदा नरेंद्र मोदी को मिलेगा, जिसके सहारे वे 2029 के चुनाव में भी, आम चुनाव में अपना पार्टी का बहुमत के बल पर फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं और इस दौरान होने वाले विभिन्न राज्यों के चुनाव में भी वे बीजेपी को जितवा सकते हैं। महिला, सवर्ण और खासकर खिलाड़ियों का युवाओं पर जबरदस्त प्रभाव रहता है और युवाओं के दृष्टिकोण से भारत की जनसंख्या की बात की जाए तो यह आंकड़ा 65% तक चला जाता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो श्रेयसी सिंह पर बीजेपी दांव खेल सकती है और चूंकि इसका नाम अभी तक उस रूप में नहीं आ रहा है तो ये एक चौंकाने वाला फैसला भी होगा, जिसमें बीजेपी अपने सवर्ण मतदाताओं को जो यूजीसी बिल से खपा है उन्हें भी मनाने में कामयाब हो जाएगी, युवाओं के वोट बैंक को भी अपने पक्ष में खींचने में सफल हो जाएगी और महिलाओं का, यानी अगर इस नए फार्मूले की बात करें तो इसमें अभी सबसे ज़्यादा फिट श्रेयसी सिंह की नज़र आ रही है और सम्राट चौधरी इस मामले में पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब 15 तारीख को यह पता चलेगा कि बीजेपी यही चौंकाने वाला फैसला करने वाली है या फिर कुछ और नया दांव चलती है।